संकल्प लिया है। कर्नाटका विकसित भारत के इस संकल्प को नेतृत्व देने की ऊर्जा से भरा हुआ है। अभी भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमें जल्द से जल्द भारत को टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल करना है। ये तभी संभव है जब कर्नाटका की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़े। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करे। आपने अभी कर्नाटका में डबल इंजन की सरकार के 3.5 वर्ष का कार्यकाल देखा है। बीजेपी सरकार की डिसिसिव, फोकस और फ्यूचरिस्टिक नीतियां कर्नाटका की अर्थव्यवस्था के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बावजूद कर्नाटका में बीजेपी सरकार के कार्यकाल दरमियान सालाना 90,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया, एफडीआई, जबकि पिछली सरकार के समय यही आंकड़ा सालाना सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आपने अगली खबर अयोध्या से है। बताते चले कि अयोध्या धाम के कुछ और संत महंतों ने बीजेपी मेयर प्रत्याशी महंत गिरिराज त्रिपाठी को समर्थन दिया है। सभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में शामिल हुए। छोटी छावनी पहुंचे। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर में मणिराम दास छावनी सभागार में संत महंत और प्रबुद्ध जनों को इस दौरान संबोधित भी किया। एमपी में द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर घमासान लगातार जारी है। बीजेपी नेता फिल्म देखने जा रहे और कांग्रेस मूवी का विरोध कर रही। इसी बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने द केरला स्टोरी फिल्म पर अपना बयान जारी किया है। आपको सुनाएंगे। ये है, माननीय दिग्विजय सिंह जी को और कमलनाथ जी को भेज रहा हूं। शायद दृष्टिकोण दिग्विजय सिंह जी का थोड़ा बदले, क्योंकि ये फिल्म जाकिर नाइक को शांतदूत कहने वालों को जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म बटाला हाउस पर आंखों बहाने वालों को जरूर देखना चाहिए। ओसामा को ओसामा जी कहने वालों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। खरगोन के दंगों से दुखी होने वालों को, बाद की कार्रवाई से दुखी होने वालों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। आतंकवादियों पर जब सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक करी, तो उन पर आंसू बहाने वालों को ये फिल्म जरूर देखना चाहिए। ऐसी मेरी इच्छा है। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि बीजेपी मुझे मरवाना चाहती है, पूरे परिवार को साफ करवाना चाहती है। फोन मेरा वहां है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं। जिस तरह से मैंने जब खड़ाऊं कह दिया था, तो जब मैंने खड़ाऊं कहा तो लोगों ने आपत्ति करी, और आपत्ति करी तो वो कल का एक दृश्य टीवी पे मैंने देखा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के खड़े हुए हैं और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया जी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी बैठे हुए हैं कुर्सी पर, मंच पर। बहुत ही एक तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग फिल्म है ये, और मैंने अपने जीवन में ऐसी फिल्म नहीं देखी। मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसको टैक्स फ्री किया है।
और अपने बच्चों को भी दिखाना चाहिए फिल्म, क्योंकि ये सत्य घटना के आधार पर फिल्म बनी है और हमारे ही देश के एक हिस्से में क्या हो रहा है ये और कहीं भी हो रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस फिल्म के माध्यम से जो संदेश है वो बच्चों तक पहुंचना चाहिए और बच्चों को जरूर ये फिल्म दिखाना चाहिए। सब केरल सरकार और शशि थरूर तो इसे फर्जी कहानी बता रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सारा दोष ही वामपंथी और कांग्रेस का है, जिन्होंने इसकी गंभीरता को समझा नहीं, वोट की राजनीति के कारण, तुष्टीकरण की नीति के कारण, और इसलिए वो हमेशा विरोध करेंगे। अपनी असफलता को कैसे स्वीकार करेंगे? ये द केरला स्टोरी को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा। सोमवार यानी कि 8 मई को पश्चिम बंगाल सरकार ने इस फिल्म पर बैन लगा दिया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल जैसा राज्य फिल्म को बैन करके बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। वहां अभी एक मासूम बच्ची की बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। इस पर तो ममता बनर्जी कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिल्म को बैन कर रही हैं। क्यों? खुद सत्ता में नहीं थे तब तो कुछ और कहते थे, लेकिन अब इसको झूठा बताने का काम करते हैं, प्रोपेगेंडा बताते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि तुष्टीकरण की राजनीति का ये खेल, वोट बैंक की राजनीति का खेल भारत की कई बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आपको अपनी वोट बैंक की राजनीति से बाहर आना चाहिए। और मैं अपने कांग्रेस और कम्युनिस्ट मित्रों से कहना चाहता हूं, सच्चाई को ना आप कोर्ट जाकर रोक पाएंगे, ना आप इस फिल्म को झूठ बताकर रोक पाएंगे। हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि जिन बेटियों के साथ आज तक ही हुआ है, उनमें से कुछ ने हिम्मत करके आगे आकर अपनी स्टोरी को बताया है, जिसको फिल्म के माध्यम से दिखाया गया, और इसको देखना चाहिए भारत के लोगों। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने सोमवार यानी कि 8 मई को बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ सनातन के कट्टर समर्थक हैं। तो वहीं उन्होंने हाल ही के मुद्दे द केरला स्टोरी पर भी अपनी बात रखी है, आपको सुनाएंगे। बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। आप हमारे निजी संबंधी और एवं कथा संबंधी अपने प्रश्नों को, भावों को आप रखिए, हम अपनी पूर्ण कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों के जवाब में। परंतु राजनीतिज्ञ ना पूछना, ना कोई खींचातानी वाला राजनीति का हम पढ़ पाते। हनुमान जी के विरोध या संतों का विरोध, भगवान का विरोध करने का अधिकार, किसी भी भगवान, कोई किसी भी पंथ के भगवान का विरोध करने का अधिकार ना तो इस पूरी दुनिया में है, ना हो सकता, ना भारत में किसी भी व्यक्ति को है। अपनी अपनी निजी आस्था है, तो अपनी निजी आस्था के आधार पर अपने अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहना चाहिए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो हनुमान जी का विरोध अगर कोई कर रहा, ये देश का और हमारा दुर्भाग्य है जो ऐसे लोग यहाँ। केरल स्टोरी के जो निर्माता है, उन्होंने दावा भी किया है कि ये 3 लड़कियों की कहानी सत्य है। तो अगर ये यथार्थ पर फिल्म बनी, आई सपोर्ट, और हम यही कहेंगे कि सत्य का उजागर होना ही चाहिए। सच्चाई एक ना एक दिन निकल कर आती ही है। वर्तमान में प्रत्येक सनातनी हिंदू सत्य को प्रस्तुत कर रहा है। और लव जिहाद के विषय पर हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे, हमारी बहन बेटियों को अब जगना चाहिए। हमने एक बार एक बात बोली थी, तेल का कनिस्तर होता है, उसमें हाथ डाल दीजिए, फिर तिल के बोरा में हाथ डालिए, जितने तिल आपके हाथ में छप जाएं, इतनी बार भी कोई दूसरे मजहब या पंथ का व्यक्ति सौगंध खाए, तब भी एक तिल बराबर भरोसा नहीं। दुर्भाग्य है, ये हमारे आपके देखते हुए हो रहा है, ये दुर्भाग्य। बाबा जी, आपका कथा वाचन का कार्यक्रम जो है, ये सब चलता रहता है। देखिए, ये सब राजनीतिक विषय बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम सबके हैं, जो भी हमारे पास आएगा हम सबका स्वागत करेंगे। ना तो हम किसी पार्टी के हैं, ना हम किसी की फिक्स एजेंडे के हैं। हमारे लिए सभी सम्मानीय है। ना हम कोई धांधली फैलाते हैं, ना हम कोई बेमनस्ता फैलाते हैं। हम केवल अपने
पंथ, अपने धर्म, सनातनी हिंदुओं की एकता की बात करते हैं। और अपनी एकता की बात करना हमें लगता कि गुनाह नहीं है, और अपने इष्ट का प्रचार करना संविधान में भी है। अगर कोई विरोध कर रहा, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान सब पर कृपा करें, हमारे भी वो अपने हैं जो विरोध कर रहे हैं, जो हमारे साथ हैं वो भी अपने हैं। भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर लगातार अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहती हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। द केरला स्टोरी फिल्म का समर्थन करते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि सिर्फ केरल ही नहीं बल्कि भोपाल में भी लव जिहाद और धर्मांतरण का काम किया जा रहा है। भोपाल सांसद ने कहा कि पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम देशों के साथ मिलकर हमारे देश में छिपे गद्दार हमारे युवक युवतियों को बरगला कर उनका धर्मांतरण कर रहे हैं। नहीं देखी, पर जो सुना है, और कल मैंने एक छोटा सा वीडियो उसके निर्माता और जो वहाँ उसमें एक हीरोइन बनी है उसकी मैंने जब बात सुनी तो वो प्रमाणित कर रहे हैं इस बात को कि ये जो एक कहानी है वो तो 3 लोगों की है, किंतु वहाँ ये निरंतर हो रहा है और हजारों की संख्या में ऐसा हुआ है। तो ये एक सत्य कहानी है, उस घटना पर ही सत्य कहानी के आधार पर पिक्चर बनी है। और ये तो अभी उन्होंने पिक्चर बनाने की हिम्मत की है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत हिम्मत का काम किया है। पर ये सिर्फ केरल में नहीं हो रहा है, ये भोपाल में भी बहुतायत में हो रहा है। हमारे पास केस आते, हमने इसके पहले भी आपको मीडिया को बताया था। बता दें कि द केरल स्टोरी को लेकर घमासान लगातार जारी है। द केरल स्टोरी सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है और बहुत सारे लोगों को पसंद भी आ रही। ओवैसी ने द केरल स्टोरी के बहाने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। कर्नाटक की जनता तय करेगी और इसका नतीजा हमको 13 तारीख को मालूम हो जाएगा। मगर ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी के ताल्लुक से उनका मिसगवर्नेंस, उनका करप्शन और उनका जो कम्युनल बिहेवियर रहा है, ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ को उनको मार्जिनलाइज करना, उनको एलिनेट करना, ये काम तो कर्नाटका में हुआ है। मगर अब जनता अपने आप में वोट देगी तो मालूम होगा। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे दोनों कैंडिडेट और हमारा सपोर्टिव कैंडिडेट नई दिल्ली में बीजेपी पार्टी के मुख्यालय पर सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान गौरव भाटिया ने क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। शराब घोटाले के किंगपिन तो अरविंद केजरीवाल ही हैं। अरविंद केजरीवाल इतने घबराए हुए हैं, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। भ्रष्टाचारी आप तो है ही, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां पे विधिक तौर पे या तो किसी को जानकारी ही नहीं है और या केवल भ्रम फैलाना उनका कार्य है। तो इसीलिए ये अहम प्रेस वार्ता इसलिए करी जा रही है। जो दिल्ली वासियों के सवाल हैं, जो देश की जनता के सवाल हैं, वो सवाल हम यहां से उठाएं। और कहा जाता है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा बहुत होता है। अरविंद केजरीवाल के लिए कहा जा रहा है कि शराब में जो इन्होंने घोटाला किया है उसमें जब डूब रहे हैं तो इधर उधर के बेल ऑर्डर पे सहारा लेने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं पुनः कहूंगा, पापी आप, कट्टर बेईमान, किंगपिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया तो झांकी है, अरविंद केजरीवाल अभी बाकी है। डरे हुए हैं, हर किसी से पूछ रहे मैं तो जेल नहीं जाऊंगा, मुझे भी पुलिस पकड़ लेगी क्या। तो ये भ्रष्टाचार करने से पहले आपको सोचना था।
आपके एक और पूर्व मंत्री जिनको आप कट्टर ईमानदार बता रहे थे, वो 11 महीने से जेल में है। और आज अरविंद केजरीवाल में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर आए और प्रेस वार्ता कर पाए इस बिंदु पे, लेकिन जब उनके साथी आए बाहर और वो बता रहे थे कि हवाई मिस्टर इंडिया, तो मैं इतना ही कहूंगा, एक और मूवी आई थी जिसमें एक किरदार था क्राइम मास्टर गोगो। मैं आया हूं, तुम्हारा कुछ तो लेके जाऊंगा, जेब में चवन्नी पड़ी है तो वो भी ले लूंगा। वैसे ही अरविंद केजरीवाल आज बन गए हैं। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कोई है तो अरविंद केजरीवाल है, भ्रष्टाचार का पर्याय कोई है तो अरविंद केजरीवाल है, कट्टर बेईमान कोई है तो अरविंद केजरीवाल है, और जिसकी नाक के नीचे, जिसकी वजह से, जिसके इशारे पे शराब घोटाला हुआ है तो वो अरविंद केजरीवाल। नाम है मनीष सिसोदिया। ये सर्वोच्च न्यायालय गए थे। कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया सर्वोच्च न्यायालय गए, कहने लगे राहत मिलनी चाहिए, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा we are not inclined to entertain the petition under Article 32 of the Constitution at this stage. The petition is accordingly disposed of. कोई रिलीफ नहीं मिला। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा मनीष सिसोदिया के। मनीष सिसोदिया के पिटिशन में जो ऑर्डर होता है वो कोई नहीं बता रहा। एक और अभियुक्त का जो बेल ऑर्डर है उसमें बता रहे हैं कि कोई दोष सिद्ध नहीं होता है। दूसरी बात, यह बड़ा अहम है कि 31 मार्च को देखिए, फिर देखिए, नाम लिखा है ऊपर मनीष सिसोदिया वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। न्यायालय ने इनकी बेल रिजेक्ट कर दी, मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट कर दी। और यह बताना अति आवश्यक है यहां पे कि क्या कहा कि मोबाइल फोन थे, साक्ष्य और प्रमाण को कोई नष्ट कर रहा था, तो वो भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया कर रहे थे। एक मणिपुर में 3 मई को भड़की हिंसा के बाद जान माल का काफी नुकसान हुआ है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने सोमवार को जानकारी दी कि हिंसा में अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। सीएम ने माना कि अब भी 10,000 लोग फंसे हुए हैं। इसके साथ ही बीरेंद्र सिंह ने कहा कि पहले दिन से पूरे घटनाक्रम पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर बनाए हुए हैं। मणिपुर के सीएम ने हिंसा की चपेट में आए परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। और इसी घटना में जो जान गई है, एज पर दी अवेलेबल रिपोर्ट एज ऑफ नाउ अराउंड 60, सब इनोसेंट हैं, और इंजूर हुआ है अराउंड 231 पीपल। सीरियस है, माइनर है, और घर उड़ चढ़ा है। अराउंड 1,700 houses were burned down. This is very, very unfortunate incident, I should say. हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के अध्यक्ष वृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को अपना समर्थन दिया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी इस विषय पर बात की। जो हमारे देश के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, जिनको स्टेडियम में होना चाहिए था तैयारी करने के लिए, वो जंतर मंतर पे क्यों बैठे हैं? बहुत ये गंभीर बात है। और इसमें राजनीति से, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सबको उनका समर्थन करना चाहिए। चाहे वो किसान है, मजदूर है, कोई भी संगठन है या कोई राजनीतिक दल है, सबको समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वो इतने जिन्होंने जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए, बड़े बड़े मेडल लेके आए, पूरे देश का नाम जिन्होंने ऊंचा किया,
वो बैठे हैं तो मुझे पता है। तो जिस तरह से 21 तारीख तक का किसानों ने अल्टीमेटम दे रखा है कि या तो ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो, नहीं तो कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा और वो दिल्ली को जाम करने का फैसला भी हो सकता है। मिर्जापुर के 96 विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी को जिताने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने लालगंज के बाबू उपरायद इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए अपना दल के प्रत्याशी रिंकी कौल के लिए वोट मांगा। बता दें कि 96 विधानसभा के विधायक राहुल प्रकाश कोल के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। उपचुनाव के दौरान उनकी पत्नी रिंकी कोल को अपना दल की प्रत्याशी बनाया गया है। मेडिकल कॉलेज और अब तो मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के इस धाम में एक विंध्य विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ चुका है। विंध्यवासिनी के नाम पर बनने वाला ये विश्वविद्यालय यहाँ के नौजवानों को एक पहचान भी देगा। कहीं भी जाएगा उसके साथ मां विंध्यवासिनी की फोटो, उसके साथ में उसकी डिग्री के साथ में उन्हें आशीर्वाद देती हुई दिखाई दे रही है। यही तो मेरा सबका सम्मान है, यही है मेरा सबका सम्मान कि हम मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लगातार पिछले 5000 वर्षों से इस पूरे क्षेत्र वासियों के कुशल मंगल, उनके क्षेम और योग के लिए लगातार यह आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। अब उनकी डिग्री में भी मां विंध्यवासिनी का यह आशीर्वाद उनकी फोटो के साथ दिखाई देगा। और जहां कहीं भी यहां का युवा जाएगा अपने साथ डिग्री को लेकर। अलीगढ़ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी सहित पूर्व के मेयरों पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी का स्मार्ट सिटी बनाने का नारा जुमला बन गया है। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि बेसिक सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए, और अगर सुविधाएं नहीं सरकार दे पा रही है तो इतना हाउस टैक्स क्यों, इतनी बिजली का रेट क्यों, और फिर कौन सा शहर बचा है जहां पर सड़कों का, ट्रैफिक का इंतजाम सांड ना देख रहे हो। इसीलिए मैंने कहा एएनआई आपको देखना चाहिए। उन्होंने केवल ताला नहीं कहा, ताला तालीम तहजीब, तो तहजीब आप एएनआई देख लो, तालीम भी उसी से पता लग जाएगी। और जहां तक सवाल ताले का है, देखो ताला एक पहचान है, ताले से सुरक्षित की जाती चीज है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को ताले में बंद कर दो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत, उनका संविधान, उनका बताए हुए। गाजियाबाद के लोनी में चुनाव को लेकर एआईएमआईएम पार्टी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान पार्टी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि बसपा पार्टी के प्रत्याशी को कोई बैठाने को तैयार नहीं है। बसपा पार्टी के प्रत्याशी जगह जगह रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि लोनी विधानसभा चुनाव में बसपा पार्टी हारने के बाद इनका वजूद खत्म हो चुका है। कि लोनी नगर पालिका का चुनाव प्रचार कल शायद पूरा होने जा रहा है 5 बजे। हर प्रत्याशी अपनी अपनी दौड़ में है, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरीके से गठबंधन वाले, बीजेपी वाले, बसपा वाले मेरा पीछा कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और अब की बार एमआईएम पार्टी लोनी नगर पालिका के ऊपर झंडा लहराएगी। मैं दूसरी पार्टियों को संदेश देना चाहता हूं कि अपने अपने घर बैठे अब की बार एमआईएम पार्टी होगी लोनी के अंदर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।